गांधी परिवार के खिलाफ कभी भी किसी कांग्रेसी ने अगर आवाज उठाई तो हमने हमेशा देखा है कि उसे साइडलाइन कर दिया गया है। हमेशा गांधी परिवार के तरफ से उन कांग्रेसियों का अपमान किया गया है, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की गई है। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से गांधी परिवार अपने ही नेताओं के साथ ज्यादती करता है, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। 3 एग्जाम्पल्स के जरिए आज पूरी तरह से इसका पर्दाफाश किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हरीश शरण देवगन जी हमारे साथ। बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे वीडियो में। सर कांग्रेस की बात कर रहे हैं और जब इतिहास उठा कर के हम देखते हैं तो लगातार ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी गांधी परिवार के खिलाफ जाता है या फिर उनके ऑर्डर्स को नहीं मानता है, कांग्रेस हमेशा हमेशा मतलब कांग्रेस में हमेशा उन्हें पीछे या फिर साइडलाइन कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? कांग्रेस की जो राजनीति की जो आइडियोलॉजी रही है उसमें हमेशा जो भी बड़ा है आज तक जिसने भी एक कांग्रेस की विचारधारा से एक अपनी एक अलग विचारधारा की पेशकश करी है उसको या तो दबा दिया है, जिसने भी आवाज उठाई है। लाइक जैसे आपने हमेशा सुनते आए हो, कई लोग अब तो पूरा देश कहने लगा है, पूरा देश छोड़ो अब तो पूरी दुनिया कहने लगी है कि ये पारिवारिक पार्टी है, ये कांग्रेस की आम पार्टी नहीं है, ये पार्टी एक परिवार से बिलोंग करती है, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोजेक्ट है और ये एक पर्टिकुलर परिवार की प्रॉपर्टी है। ये पार्टी मतलब हुँ। किसी ये देश की पार्टी नहीं है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे, राइट? तो उनको जब हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे, जब वहाँ से उनको इंसल्ट होके जब वो निकले वहाँ से और उन्होंने जब बीजेपी जॉइन करी, तो जब बीजेपी जॉइन करते ही उनको इस भारत देश का सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर घोषित किया। किसने? कांग्रेस ने। जिस और उनके लिए बात करी जिसने कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे तक सर्व किया। तो एक तो ये सिंपल सा जो प्रोटोकॉल था जो समझने वाला है। अगर आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखो तो कांग्रेस ने कभी किसी को जीने नहीं दिया जिसने भी कांग्रेस के आइडियोलॉजी के खिलाफ जाके आवाज उठाई या किसी और पार्टी में जाके अपनी आइडियोलॉजी बसाई। हेमंत बिश्वा शर्मा की बात करते हैं क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस लगातार उन पर हावी है, उन पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन पिछले समय की बात करें जब वो कांग्रेस के साथ थे, तो उस वक़्त ऐसा क्या हुआ कि हेमंता बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस को छोड़ने का निर्णय ले लिया? तो अगर आप कांग्रेस के लीडरशिप में एक पैटर्न अगर आप देखो तो वहाँ पे सिर्फ सलाम मारने वाली बात है। हुँ। तो जिस कांग्रेस लीडर ने वहाँ उनकी जोड़ी पे सिर्फ यस मैन करके बात करी, यस सर करके बात करी, वो तो सब हुँ। टिके रहे, लेकिन जिन्होंने भी अपनी विचारधारा पेश करने की बात करी, उनको हमेशा साइडलाइन किया गया है। जिस भी कांग्रेस लीडर ने अपनी स्टेट की भलाई के लिए बात करी या अपने ही क्षेत्र की भलाई के लिए बात करी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई ही आई हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा की बात करूँगी, जब वो कांग्रेस के साथ थे, तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जहाँ एक मीटिंग के दौरान राहुल गांधी का पेट वहाँ पर आ पहुँचा था और उसके बाद जो चीज़ें हुई, वो देख कर के शायद हेमंता ने ये फैसला लिया कि वो अब कांग्रेस के साथ आगे फॉरवर्ड या फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने भी ये बात सुनी है कि हेमंत बिस्वा साहब को एक ये तो अभी हेमंत बिस्वा जी ने कैमरे पे भी ये बात बोलनी शुरू कर दी है कि एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हेमंत बिस्वा जी आए थे, सीपी जोशी थे और तरुण गोगी भी थे उसके अंदर और उसमें बिस्किट सर्व करी और उनमें उसमें राहुल गांधी का जो पेट है, मतलब इवन आई एम अ पेट लवर, मैं भी बहुत पेट का बहुत बहुत मैड फैन हूँ। लेकिन क्योंकि इस तरीके की एक इज़्ज़तदार मीटिंग के अंदर पेट का आना-जाना, आवागमन, मेरे ख़्याल से शायद बिकॉज़ फैमिली मीटिंग नहीं होगी ये, एक पॉलिटिकल मीटिंग होगी। पॉलिटिकल मीटिंग में पहली बात तो एक एक पेट का या घर के एक जानवर का अंदर आना पहली बात तो शोभा भी नहीं देता, लेकिन वो अगर इतनी कैजुअल मीटिंग थी और उस मीटिंग में अगर वो पेट आया जिसका नाम पिद्दी है, जहाँ तक मुझे हुँ, पता है, जी। तो पिद्दी ने मेरे ख़्याल से शायद उसमें से उस प्लेट में से बिस्किट उठा के खाई और उसी प्लेट में से जो बिस्किट थी वो सारे नेताओं ने खाई और हेमंत बिस्वा ने वहाँ से बिस्किट खाने से मना कर दिया। हुँ। और ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और ये एक स्ट्रेट मैसेज था कि आई कैन बी योर यस मैन बट आई कैन नॉट बी योर स्लेव। तो ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनको शायद भाजपा में ले गया और जहाँ की जो नीति है, भाजपा की जो राजनीति की जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो बहुत रिस्पेक्टफुल है। शायद उनको रिस्पेक्टफुल लगी होगी, ऑथेंटिक लगी होगी कि बी कांग्रेस से हट के कुछ हुआ जो बहुत अच्छा हुआ।
तो इस मीटिंग के बाद कहा जा सकता है कि हेमंता का कहीं न कहीं कांग्रेस से थोड़ा मन सा उठ गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद भी कांग्रेस मुझे लगता है कि उनके पीछे पड़ी हुई है। हाल के दिनों में देख लीजिए लगातार उन पर आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल ठीक है। 5 अप्रैल को जैसे इनका इतना बड़ा बयान आया कि राहुल गांधी ने असम में उनकी अपनी कांग्रेस की रैली के अंदर एक इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है हेमंत बिस्वा पे कि उनकी पत्नी रिंकी बिस्वा जो है, रिंकी बिस्वा शर्मा, वो 3 पासपोर्ट होल्ड करती हैं। हुँ, वो ये बोलना चाहते हैं कि वहाँ की नागरिकता, वहाँ के पासपोर्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल सके, वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल के जो काला धन है, हुँ, वो वहाँ पे लेके जाया जाकर डंप किया जा सके। हुँ, तो आई थिंक ये क्योंकि ये इलेक्शन चल रहा था तो राहुल गांधी ने इतना बड़ा मोड़ बनाने की कोशिश करी, एक नैरेटिव देने की कोशिश करी कि रिंकी बिस्वा के 3 पासपोर्ट हैं और पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है पूरे घर का, भले जितना मर्ज़ी बड़ा नेता हो, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो। हुँ, अगर उन्होंने रिंकी बिश्वा पे इतना बड़ा विश्वास लगाया जो ऑब्वियसली तीनों फेक निकले, हुँ, जो वहाँ पे क्रॉस एग्ज़ामिन हुए तीनों फेक निकले तो अगर और जो सबसे बड़ी बात है जो पपेट है उनका जो पपेट है पवन खेड़ा ने दिल्ली में एक मीडिया बयान दिया, जिसमें उन्होंने इस नैरेटिव को दोबारा से रिपीट किया कि इनके रिंकी हेमंत बिस्वा के 3 पासपोर्ट हैं, जो कि फेक निकले जब इन्वेस्टिगेशन पे, तो ऑब्वियसली उन्होंने एफआईआर दर्ज करनी थी। रिंकी हेमंत बिस्वा ने वहाँ पे एफआईआर दर्ज करी। हुँ। असम की पुलिस यहाँ पे आई। अगर इतने ही सच्चे और पक्के थे पवन खेड़ा जी, तो आई थिंक उनको अपने घर में रुकना चाहिए था, अरेस्ट दिखानी चाहिए थी, बट उन्होंने अरेस्ट नहीं दिखाया, वो भाग गए यहाँ से भाग के जब ओडिशा की असम की पुलिस जब यहाँ आई, तो यहाँ से भागे, यहाँ से भाग के अब वो हैदराबाद चले गए हैं। तो आई थिंक पवन खेड़ा ने इस येसमैनशिप के चक्कर में कांग्रेस की पॉलिसी को सलाम मारने के चक्कर में शायद अपना करियर भी इस बार समाप्त कर दिया। तो अब तक हमने जिस तरीके से बातचीत की उसमें आपने बताया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कांग्रेस किस तरीके से सोचती है या फिर क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों इस तरह की जो सिचुएशन है अब देखने को मिल रही है। अब आखिर में मैं बात करना चाहूँगी पीवी नरसिम्हा राव की। उनके और सोनिया गांधी के बीच की जो तल्खियाँ थी वो जग ज़ाहिर है। दोनों के बीच इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि हमने ये देखा कि जब उनका डेथ हुआ था तो उसके बाद पार्थिव शरीर जो है कांग्रेस मुख्यालय भी लाने नहीं दिया गया, डायरेक्टली उसे हैदराबाद भेज दिया गया। आखिर क्या रीज़न्स थे और प्रॉब्लम्स क्या थी सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच में? राजीव गांधी के निधन के बाद में पूरी तरह से पार्टी जो है वो सोनिया गांधी के हाथों में आ गई बिकॉज़ सोनिया गांधी को वैसे भी उनको बहुत ऑपोज़िशन का सामना करना पड़ता बिकॉज़ वो दूसरे मुल्क की थीं और उनका उनका लीडरशिप या उनको प्राइम मिनिस्टरशिप होना एक्चुअली ये इम्पॉसिबल था। देश में दंगे हो जाते अगर ऐसा होता और ये बहुत शर्मनाक होता अगर उसको तो मौके और हालात की नज़ाकत देखते हुए सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टरशिप तो एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन फिर उनके एडवाइज़रों ने उनको ये एडवाइस किया कि किसी खुले विचारधारा के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो खुले विचारधाराओं की प्रधानमंत्री की श्रेणी में सबसे ऊपर जो नाम था वो पीवी नरसिम्हा राव का था बिकॉज़ एक तो वो बूढ़े थे, 72 साल के थे। हुँ। 71-72 साल का एक बूढ़ा आदमी, ना जोश होता है, खाली होश होता है। बिना जोश का एक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव लेकिन क्योंकि मैच्योर थे और होश था और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर चलाया था। पूरे गांधीवादियन थे, एक प्रॉपर कांग्रेसी थे। जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनको एक बाकायदा एक पैटर्न दिया गया कि आप रोज़ 10 जनपद पे आके सोनिया गांधी से मिलेंगे और रोज़ एक रिव्यू मीटिंग रखी गई, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि रोज़ एक रिव्यू मीटिंग होगी और उस रिव्यू मीटिंग में आज उन्होंने क्या किया उसके बारे में वो जस्टिफ़िकेशन देंगे और कल वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में एक जस्टिफ़िकेशन देंगे। तो ये एक रिव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं 10 जनपद में कई बार जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के एक संवैधानिक पद पे हैं, तो वो उस पद को नॉन इंसल्टेड फ़ील कराना चाहते थे। उस पद की गरिमा को देखते हुए उन्होंने ये बात से मना कर दिया सोनिया गांधी को और वो सोनिया गांधी की आँख में किरकिरी बनने लगे। तो वैसे भी वो बीमार चल रहे थे। उन्होंने इस बात को नहीं माना कि मैं रोज़ जाके क्या ना मैं उन्होंने ये कहा कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं सोनिया गांधी जी को मिलने जा सकता हूँ, लेकिन एज़ अ प्रधानमंत्री मैं
नहीं जाऊँगा। 10 जनपद में रोज़ जाके सलाम नहीं मार सकता। कि जब पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ, उनको 24 अकबर रोड एआईसीसी के मुख्यालय में उनको उनका नहीं पार्थिव लाने दिया शरीर गया। नहीं लाने दिया गया हुँ। और वो दरवाज़ा उन्होंने बंद रखा। ये इतना बड़ा, जिस आदमी ने 72 साल अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को दे दी और वो कांग्रेस फिर उसकी नहीं हो पाई, तो वो किसकी हो पाएगी आगे आने वाले समय में? पीवी नरसिम्हा राव का जो उनका जो अंतिम संस्कार था, वो भी दिल्ली में नहीं होने दिया। पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार हुआ हैदराबाद। हैदराबाद में। उनका जी, पार्थिव शरीर यहाँ से हैदराबाद हैदराबाद ले ले आए। जाया गया और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये तो चलो जो है सो है, वहाँ पे उनका कि वो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, उनका मकबरा हमेशा दिल्ली में बनता है। उन्होंने उनका मकबरा नहीं बनाया। 2014 में जब बी एनडीए की सरकार आई, जब बीजेपी। बीजेपी की सरकार आई, हुँ। तो नरेंद्र मोदी साहब जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी सर ने पीवी नरसिम्हा राव का मकबरा वो यहाँ पे बनवाया। मतलब आया। कांग्रेसियों ने अपने ही बनाए हुए लोगों को, अपने ही लीडर को अकेला छोड़ दिया और उनको जो सम्मान सम्मान मिलना मिलना चाहिए चाहिए था, था। हुँ। उस सम्मान से बेखबर रखा। और जो बीजेपी थी, जिसको आज ये गालियाँ देते हैं, जिसके खिलाफ रॉन्ग नैरेटिव पैदा करते हैं, बीजेपी ने बीजेपी जैसी सरकार, जो कट्टर हिंदू सरकार है, कट्टर सनातन धर्मी सरकार है, लेकिन वो देश के हित में खड़ी हुई सरकार है। उनको नरसिम्हा राव की वैल्यू पता थी, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुए गए डिसीजंस की वैल्यूएशन पता थी, उसका मान-सम्मान करते हुए जो काम कांग्रेसियों को करना चाहिए था जब कांग्रेस की सरकार थी, हुँ। उन्होंने अपनी चालू सरकार में नहीं किया। और जब उनकी सरकार चली गई, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, तो नरेंद्र मोदी ने उनका टॉर्म दिल्ली में स्मारक ब स्थल जो है बनवाया। बनवाया। हम बात करते हैं, अगर हम बहुत जितना ज़्यादा बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव के बारे में या उनकी तजुर्बे के बारे में, वो बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा खुलासा करेंगे तो एक उसमें से एक वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हम एक बात करते हैं कि नटवर सिंह के वो बहुत अच्छे मित्र थे। नटवर सिंह जो तत्कालीन मंत्री थे उस सरकार में, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि नरसिम्हा राव ने उनसे कहा है कि मैं कितनी बार जाऊँ उनको मिलने के लिए? ये मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। उनकी हरकत मेरी सेहत बिगाड़ रही है। उन्होंने बोला कि मेरी ये जो हरकत, उनकी जो ये जो उनका एटीट्यूड है या उनका जो प्रेशर है, वो मेरी उनकी सब बिकॉज़ ऑब्वियसली प्रेशर डालने से सेहत बिगड़ती है कि उनकी ये हरकत मेरा शरीर बिगाड़ रही है, मेरी तबीयत बिगाड़ रही है। मैं मैं उनसे टकर सकता हूँ, लेकिन नहीं चाहता। वो मुझसे क्या उम्मीद करती हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह था उनकी किताब में। पीवी नरसिम्हा राव का ये कहना, जो उनका कहना था, वो ये बोलना चाह रहे थे कि संविधान के अनुसार मुझे जवाबदेह संसद और राष्ट्रपति के प्रति हूँ, किसी निजी व्यक्ति के प्रति नहीं। ये लाइन नटवर सिंह के किताब में उन्होंने लिखी है। उन्होंने साफ लिखा है कि उन्होंने सोनिया को कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप करने के स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोनिया के कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया, जिससे रिश्ते और खराब हुए। राव ने पार्टी को और सरकार को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, जो गांधी परिवार को पसंद नहीं आई। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार का ईगो अगर थोड़ा भी प्रॉब्लमैटिक उनके ईगो पर आता है या फिर उनके ईगो को कोई तार-तार करने की कोशिश करता है या अपना काम करने की कोशिश करता है, तो कांग्रेस में हमेशा उसे साइडलाइन कर दिया जाता है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही और ऐसी वीडियोज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।